नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के सबसे कमाल के गुरु शिष्य की जोड़ी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सच्ची कहानी जहां सटीक मार्गदर्शन और अटूट दृढ़ संकल्प ने एक नए युग की नींव रखी थी। अब जरा सोचिए, कैसे दो बिल्कुल आम लोगों ने, एक अपमानित शिक्षक और एक अनाथ चरवाहे ने, लगभग 2300 साल पहले इस पूरे बिखरे हुए राष्ट्र का भाग्य ही बदल दिया। कमाल की बात है ना? तो सीन कुछ ऐसा था। करीब 2300 साल पहले अपना भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। पूर्व में मगध पर धनानंदा का कब्जा था, एक क्रूर राजा जिसे बस भारी टैक्स वसूलने से मतलब था। कोई रणनीति नहीं थी उसके पास। और वहीं पश्चिम से सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की तलवारें तेजी से आगे बढ़ रही थीं। मतलब एक तरफ अंदरूनी अत्याचार और दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण। और इस सब के बीच कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। टैक्सिला के एक साधारण से दिखने वाले आचार्य चाणक्य को जब मगध के दरबार से बेइज्जत करके निकाल दिया गया ना, तो उन्होंने पूरे क्रोध और आत्मसम्मान के वश में आकर अपनी शिखा खोल ली। उन्होंने एक ऐसी शपथ ली कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। यही वो आग थी जिसने एक नए साम्राज्य को जन्म दिया। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक भावी राजा को तराशने का काम शुरू होता है। 1000 करशपना यानी उस जमाने की मुद्रा। आपको पता है ये क्या था? ये वो सटीक कीमत थी जो चाणक्य ने एक युवा चरवाहे को खरीदने के लिए चुकाई थी। उन्होंने इस बच्चे को अपने दोस्तों के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा बनकर फैसला सुनाते हुए देखा था। चाणक्य की पारखी नजर ने तुरंत उसमें एक चमत्कारी ऊर्जा पहचान ली थी। क्योंकि चाणक्य ने उसमें सिर्फ एक समझदार बच्चा नहीं देखा था। जब उन्होंने नन्हे चंद्रगुप्त की तरफ देखा तो उन्हें अपना सबसे बड़ा सपना यानी अखंड भारत साकार होता हुआ नजर आया। एक एकीकृत अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप का दृष्टिकोण। और चंद्रगुप्त इस सपने को सच करने का जरिया बनने वाले थे। लेकिन देखिए, कोई भी महान परिवर्तन रातों रात तो होता नहीं। टैक्सिला में आने के बाद चंद्रगुप्त को 7 से 8 साल तक कड़ी मेहनत और गहन मार्गदर्शन से गुजरना पड़ा। पहला साल अनुशासन सीखने में, फिर अगले कुछ साल युद्ध कला में महारत, उसके बाद राजनीति और अर्थशास्त्र की गहरी पढ़ाई। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, जब सिकंदर पंजाब तक पहुंचा तब चंद्रगुप्त ने छुप के उसकी सेना की रणनीति का भी अध्ययन किया। एक सच्चे शिष्य की कमाल की लगन। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, जहां हमें मिलती है गरम खिचड़ी की सीख और उनकी पहली बड़ी हार। होता क्या है कि बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक छोटी सेना बनाई और एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया, जो कि साम्राज्य का दिल था। नतीजा, नंदा की विशाल सेना ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। जान बचाकर भागना पड़ा और एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। पर उस झोपड़ी के बाहर ना एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना, क्योंकि बच्चे ने गरम खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डालकर उंगलियां जला ली थी। माँ ने समझाया कि पहले ठंडे किनारों से खाओ, फिर बीच में हाथ डालो। भैम! चाणक्य को तुरंत समझ आ गया कि सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय पहले साम्राज्य के ठंडे बाहरी हिस्सों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। एकदम ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक। और यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, नंदा साम्राज्य को जीतना, एक नई और सटीक रणनीति के साथ। अब उनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। सबसे पहले उन्होंने पंजाब और हिमालयन राज्यों के राजाओं जैसे राजा पर्वतक के साथ मजबूत गठबंधन किया। फिर चाणक्य ने अपने गुप्तचरों का विशाल जाल बिछाया और नंदा के दरबार में आपसी फूट डाल दी। और आखिरी स्टेप में एक ऐसी सेना बनाई जिसमें हर वर्ग के लोग थे। और फिर पाटलिपुत्रा की सड़कों पर एक निर्णायक हमला कर दिया। लेकिन जीत इतनी आसान कहाँ थी। उनका सामना चतुरंगा से था। नंदा की वो भयंकर सेना जो 4 हिस्सों में बटी थी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। इस खौफनाक ताकत का सामना करने के लिए चंद्रगुप्त का जज्बा और उनके गुरु चाणक्य की रणनीति को एक होना ही था। तभी जाकर लड़ाई में उन्हें फतह मिल सकती थी। और आखिरकार 321 बीसीई में धनानंदा का पतन हो गया। वो अनाथ चरवाहा बालक जिसकी शुरुआत धूल भरी सड़कों से हुई थी, आज वो मगध के सिंहासन पर बैठा था। और इस तरह औद्योगिक रूप से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। पर एक सम्राट का काम कभी खत्म नहीं होता। चौथा भाग, यूनानी खतरे का अंत और सेल्यूकस से महायुद्ध।
अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका कमांडर सेल्यूकस निकेटर अपने नेता का अधूरा सपना पूरा करने इंडस यानी सिंधु नदी तक आ पहुंचा। पर यहां चंद्रगुप्त तैयार थे। उन्होंने साबित कर दिया कि बचपन में जो यूनानी रणनीति का छुपकर अध्ययन किया था वो बेकार नहीं गया। उनकी सेना ने इंडस नदी के किनारे सेल्यूकस को ऐसी करारी हार दी कि उसे पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई के बाद जो ऐतिहासिक समझौता हुआ उसने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। सेल्यूकस ने हार मानकर अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। उसने कांधार, काबुल और बलूचिस्तान जैसे विशाल इलाके मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन था। और इसका सबसे बड़ा नतीजा जानते हैं क्या हुआ? इतिहास में पहली बार एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं ईरान यानी पर्शिया तक फैल गई थीं। अखंड भारत का जो सपना चाणक्य ने कभी टैक्सिला में बैठकर देखा था, अब वो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक विशाल भू राजनीतिक सच्चाई बन चुका था। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे हैरान करने वाले भाग पर, सम्राट की अंतिम विरासत। जो शासक कल तक विशाल सेनाओं को हरा रहा था, वो अपने शासन के अंतिम वर्षों में मगध में पड़े एक भीषण अकाल को देखकर पूरी तरह अंदर से टूट गया। अपनी प्रजा के दुख और भुखमरी ने उन्हें इतना विचलित किया कि इस शक्तिशाली सम्राट ने सब कुछ छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से आध्यात्मिक दीक्षा लेने का फैसला कर लिया। ये उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। अपनी कड़ी मेहनत से बनाया गया राजपाट उन्होंने अपने बेटे बिंदुसारा को सौंप दिया और खुद शांति से दक्षिण में कर्नाटका के श्रवणाबेलागोला चले गए। वहां उन्होंने सल्लेखना अपनाया, एक ऐसी आध्यात्मिक प्रथा जहां आत्मा की शुद्धि के लिए शांति से उपवास करके इस भौतिक संसार से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया जाता है। एक सन्यास की ऐसी चरम अवस्था जो कम ही देखने को मिलती है। और 297 BCE में जिस व्यक्ति ने एक बिखरे हुए देश को अपनी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से एक सूत्र में पिरोया था, उसने शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्राण त्याग दिए। पर वो और चाणक्य अपने पीछे एक ऐसी कमाल की प्रशासनिक व्यवस्था छोड़ गए जिसकी मिसालें आज सदियों बाद भी दी जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है, एक महान शासक की पहचान आखिर क्या होती है? एक विशाल साम्राज्य को जीत लेने की ताकत या अपने चरम पर उस साम्राज्य को छोड़ देने की बुद्धिमत्ता? उस चरवाहे ने सिर्फ दुनिया पर राज करना ही नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण पाना भी सीखा था। सोचने पर मजबूर करने वाला ये सवाल मैं आप सबके विचार के लिए यहीं छोड़ता हूं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।